बच्चों, जब हम विचलनों का विश्लेषण करते हैं, जैसे कि हमने नियंत्रण प्रक्रिया में पढ़ा, तो जब हम विचलनों का विश्लेषण करते हैं तो बहुत सारे ऐसे विचलन होते हैं जिनको कि हम इग्नोर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कर्मचारी ने 100 यूनिट्स बनानी थी लेकिन उसने 99 यूनिट्स बनाई, या उसने 98 यूनिट्स बनाई, या उसने 102 यूनिट्स बना दी। तो ऐसे में ये कोई इतना बड़ा विचलन नहीं है। और दूसरी बात है, अगर हम हर विचलन की तरफ ध्यान देने लगेंगे, हर डेविएशन की तरफ ध्यान देने लगेंगे, तो शायद हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो संगठन में जितने भी चेंजेस आते हैं उन सभी चेंजेस को कंट्रोल करना और उन्हें बदलना पॉसिबल नहीं होता, संभव नहीं होता, और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता, महंगा भी पड़ता है। इसलिए 2 पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पर समझने हैं। एक है संकट बिंदु नियंत्रण और दूसरा है अपवाद द्वारा प्रबंध, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रजिस्टर में नए पेज पर हेडिंग डाल लीजिए, संकट बिंदु नियंत्रण। इसे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के नाम से जानते हैं, सीपीसी, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल या संकट बिंदु नियंत्रण। क्या होता है संकट बिंदु नियंत्रण? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी का क्वेश्चन, केस स्टडी आ सकती है इसमें। तो इस साथ में नोट करते जाएंगे, स्टार बना बना के लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब में से भी रीड कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा जब यहाँ से पढ़ने के बाद में आप किताब में से इसको रीड करेंगे। तो नियंत्रक को केवल उन्हीं बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखो, संकट बिंदु नियंत्रण का मतलब क्या है? उन बिंदुओं पर ध्यान दो जो कि संकट ला सकते हैं। अगर उसने 100 यूनिट्स बनानी थी और 99 ही बनाई है, ये कोई संकट की बात नहीं है, ठीक है ना? तो अब देखने की बात है। तो नियंत्रक को केवल उन्हीं बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो अधिक जटिल है, अधिक जटिल को अंडरलाइन कर लीजिए, और संगठन की प्रगति में बाधक हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि वो जो विचलन है वो संगठन की प्रगति में बाधक हो सकता है, तभी हमें उस चीज़ को अपने प्रबंधक को सूचित करना चाहिए, उस पर ध्यान लगाना चाहिए। सेकंड पॉइंट लिखिए, क्यों करना चाहिए ऐसा? क्योंकि हर क्रिया की निगरानी रखना, हर काम की निगरानी रखना बच्चों, ना तो ये सरल है और ना ही सस्ता है, ना तो इजी है ना ही कॉस्ट इफेक्टिव है। हर काम को आप निगरानी नहीं रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको यहाँ पर उदाहरण समझना। 2 एग्जाम्पल्स लीजिए, मजदूरी व्यय और डाक व्यय। एक संगठन में अगर 100 रुपये का खर्चा होता है, यदि एक संगठन में 100 रुपये का खर्चा होता है, तो मैं आपको बताऊं उसमें मजदूरी पे शायद 40 रुपये जाता होगा और डाक के ऊपर शायद 2 रुपये जाता होगा। तो अगर मजदूरी व्यय में 5% वृद्धि होती है, यानी कि मजदूरी व्यय, जब जो चीज़ लागत का बड़ा हिस्सा है, जो लागत का बड़ा हिस्सा है, अगर उसमें बढ़ोतरी हो रही है तो वो हमारे लिए ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर एक संगठन में मजदूरी व्यय पर सपोज 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो हो सकता है कि डाक व्यय पे केवल 10 रुपये ही खर्च हो रहे हों, तो 10 गुना ज़्यादा है मजदूरी व्यय। अब वो कहते हैं कि मजदूरी व्यय में 5% की बढ़ोतरी हो गई, तो इसका मतलब है कि हमारे जो टोटल कॉस्ट है उसमें 5 रुपये बढ़ गए। जबकि अगर हम डाक व्यय की बात करें, अगर डाक व्यय में 15% की भी बढ़ोतरी हो जाएगी तो कितने की बढ़ोतरी होगी? 1.5 रुपये की। तो मजदूरी व्यय की जो 5% बढ़ोतरी है, ये वाले ऑरेंज वाला पिंक वाला पोर्शन लिखिएगा, जो मजदूरी व्यय की 5% वृद्धि है वो डाक व्यय की 15% वृद्धि से ज़्यादा घातक है। क्योंकि डाक व्यय तो हमारे कुल खर्चे का बहुत छोटा प्रतिशत है, जबकि मजदूरी व्यय जो है वो हमारे कुल खर्चे का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा पोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घर खर्च की बात करें, सारी चीज़ों की लागत बढ़ रही है, आटे की अगर कीमत, आटे, दाल, इन सब चीज़ों की कीमत बढ़ रही है, अगर 5% भी बढ़ रही है, और अगर नमक की कीमत 15% भी बढ़ रही है, तो नमक की कीमत का बढ़ना हमारे लिए उतना हानिकारक नहीं है जितना कि दाल और आटे की कीमत का बढ़ना है। क्योंकि जो हमारा घर का खर्च है या जो हमारा राशन का खर्च है, उसमें नमक की कीमत शायद 17 रुपये है और दाल और उसकी कीमत मिलाकर 300-400 रुपये या 1000 रुपये में भी बैठ जाती है। तो इसलिए जिसकी कीमत ज़्यादा है, जो कि संगठन में ज़्यादा लागत लाता है, मजदूरी व्यय अगर 5% भी बढ़ता है तो वो डाक व्यय अगर 15% भी बढ़ रहा है तो उससे ज़्यादा घातक है। इसलिए संकट बिंदु नियंत्रण क्या कहता है कि हमें किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? मजदूरी व्यय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
इसे नोट कर लीजिए। इन एग्जाम्पल्स को नोट मत कीजिएगा, केवल इसको नोट कीजिएगा। मजदूरी व्यय में 5% वृद्धि और डाक व्यय में 15% वृद्धि है, तो 5% मजदूरी व्यय की वृद्धि जो है वो हमारे लिए ज़्यादा घातक है। ये है हमारा संकट बिंदु नियंत्रण, यानी कि मजदूरी व्यय का बढ़ना हमारे लिए संकट ला सकता है। आगे चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए। बच्चों नए पेज पे अगला टॉपिक लिखिएगा, अपवाद द्वारा प्रबंध। अपवाद द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। आपने हिंदी में ज़रूर अपवाद वर्ड पढ़ा होगा, एक्सेप्शन, लीक से हट के। इसमें क्या होता है, इसमें नियंत्रक अपवाद द्वारा नियंत्रण करता है, सब चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि यदि हम सभी चीज़ों को नियंत्रित करेंगे तो किसी भी चीज़ को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश में एक फ्रेज होता है, इफ़ वी ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग वी विल एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम सभी चीज़ों को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे तो हम किसी भी चीज़ को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए केवल उन्हीं महत्वपूर्ण विचलनों को रोकने का प्रयास करना चाहिए और प्रबंधकों को सूचित करना चाहिए जो एक निश्चित सीमा से बाहर हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर कर्मचारी 100 यूनिट्स बनाना चाहता था, लेकिन अगर उसने 99 ही बनाई है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर उसने 89 बनाई है, तब शायद हमें सोचने की ज़रूरत है। तो हर छोटे छोटे विचलन के पीछे नहीं भागना है, हमें किस विचलन के पीछे भागना है जो कि संगठन की दृष्टि में महत्वपूर्ण है और एक निश्चित सीमा को लांघ गया है, एक निश्चित सीमा को पार कर गया है। तो हमने लिखा केवल उन्हीं महत्वपूर्ण विचलनों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए और प्रबंधकों को सूचित करना चाहिए जो एक निश्चित सीमा से बाहर है। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, जब आपका विचलन निश्चित सीमा से बाहर निकल जाए तभी उसे नियंत्रित करें। वहाँ पर क्या था पिछले वाले में कि मजदूरी व्यय में बढ़ना और डाक व्यय का बढ़ना, इन दोनों में से कौन ज़्यादा संकट का सूचक हो सकता है। उसमें भी फिर मजदूरी व्यय भी हमेशा संकट का सूचक नहीं है। कब है वो संकट का सूचक? जब वो एक सीमा से बाहर निकल जाए। इसका उदाहरण कि अगर ये एक एग्जाम्पल लिया है केवल, अगर मजदूरी व्यय में 2% की वृद्धि होती है, 2% की इंक्रीज होती है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मजदूरी व्यय में 2% से ज़्यादा की वृद्धि हो रही है, तब ये हमारे लिए सोचने की बात है, इसे नियंत्रित करने की बात है और इसके लिए हमें प्रबंध को सूचित करना चाहिए। तो क्लियर है? निश्चित सीमा से बाहर वाला है तो अपवाद द्वारा प्रबंध, और अधिक जटिल और संगठन की प्रगति में बाधक वाली बात है तो संकट बिंदु नियंत्रण। एग्जाम्पल कैसे याद रखना है? मजदूरी व्यय और डाक व्यय में से किसे चुनना है हमें? मजदूरी व्यय को। दोनों में से कौन है हमारा संकट का सूचक? मजदूरी व्यय। ये है संकट बिंदु नियंत्रण। और मजदूरी व्यय अगर 2% से ज़्यादा बढ़े तभी सूचित करना है, ये कहलाता है अपवाद द्वारा प्रबंध। यानी कि सारे संकट के सूचक नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत चेंज है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसे नोट कर लीजिए। ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें उपभोक्ता संरक्षण वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अपनी सेकंड वाली बुक रेफर कर सकते हैं। अभी तक इस बुक में आपने जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, अपने नोट्स को कर लीजिएगा। कोई नोट्स आपके रह गए हों तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।